हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? हर बार की तरह इस बार भी हम आ गए हैं एकदम एक नई स्टोरी के साथ। पर इस बार कोई मूवी नहीं, हम बात करेंगे एक वेब सीरीज के बारे में। आज हम बात करेंगे आखिरी सच की। पहले सीन में हम देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की एक क्लब में जाती है और वहाँ एक लड़का उसे परस्यूट करना चाहता है। कुछ देर बातचीत करने के बाद उस लड़के को पता चलता है कि वो लड़की एक्चुअली में एक पुलिस ऑफिसर है और वो वहाँ उसे ही पकड़ने आई है। वो लड़का बहुत दिनों से लोगों का क्रेडिट कार्ड स्कैम करके पैसा कमा रहा था, पर जब तक उसे समझ में आता है तब तक वो लेट हो जाता है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। ये लड़की होती है हमारी मेन कैरेक्टर, जिसका नाम होता है अन्या। सीन चेंज होता है किसान नगर पे। एक दूध वाला आके एक घर में नॉक कर रहा होता है, पर कोई आवाज नहीं दे रहा था। तो पास बैठे हुए एक बुजुर्ग आदमी ने बोला कि वो देखते हैं। ये बोलकर वो उठ के नॉक करना शुरू करते हैं, तब भी कोई जवाब नहीं देता है। ऐसे में पता चलता है कि दरवाज़ा तो खुला हुआ है, तो वो अंदर जाते हैं देखने के लिए। और जाते ही उनकी हालत खराब हो जाती है और वो भागते हुए बाहर आते हैं और वो बहुत डरे हुए लग रहे थे। अंदर एक्चुअली उन्हें हैंग की हुई बॉडीज दिखती है। फिर सीन में आते हैं पुलिस। ऊपर महल से अन्या को भेजा जाता है इस केस को हैंडल करने के लिए। वहां पहुंचकर अन्या क्राइम सीन को अच्छे से जांच पड़ताल करती है। घर में उन्हें 10 लोगों की बॉडी हैंग्ड मिली और एक जन की बॉडी घर के अंदर मिली। परिवार के सभी मेंबर्स की बॉडी टांगी हुई मिली थी और सिर्फ दादी जी की बॉडी अंदर था। इस केस को ऐसे सजाया गया था कि देख के लगेगा कि वो मास सुसाइड का केस है, पर असलियत में ये नहीं था। पुलिस को लग रहा था कि ये कोई मर्डर केस है। उसी हिसाब से जांच पड़ताल की जा रही थी। अब चलिए आपको इस फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। रजावत फैमिली में 11 मेंबर्स थे। आदेश, उसकी बीवी करुणा, उसके 3 बच्चे नित्या, मिठी और अंबर, भुवन, आदेश का भाई, उसका बीवी पूनम, उन दोनों का बच्चा पार्थ, आदेश की दीदी बबीता, उसकी बेटी अंशिका और आदेश की मम्मी आदेश के साथ रहती थी। आदेश का और एक दीदी था कविता, जो कि उस रात उन लोगों के साथ नहीं था, जिस वजह से वो बच गई थी। फिर सारे लोगों को इंटरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। आदेश के एक दोस्त से पता चलता है कि कुछ दिन पहले अंशिका की एंगेजमेंट हुई थी और बहुत जल्दी ही उन लोगों की शादी भी होने वाली थी। उसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है और तभी ये बात भी पता चलता है कि आदेश एक मिठाई का बिजनेस खोलने वाला था। और यहाँ हमें अंशिका की एंगेजमेंट की एक सीन दिखाई जाती है जहाँ सब कोई बहुत मजे कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे पे। इन सब के बीच हमें एक छोटा सा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम किशोर है और वो पार्थ का दोस्त है। वो पहले तो उनके घर के सामने जाता है और एक कांस्टेबल से कहता है कि आज उसका मैच है पार्थ के साथ, पर वो उन्हें अंदर नहीं जाने देते। फिर बाद में वो पुलिस स्टेशन में जाता है, वहां पर भी एक कांस्टेबल उसे डरा कर भगा देता है। इसके बाद दिखाया जाता है जिससे अंशिका की शादी फिक्स हुई थी। उस लड़का का नाम अमन था। पुलिस इनिशियली अमन पे शक करता है और उसके ऊपर नजर रखा जाता है। पुलिस स्टेशन में जब इंटरोगेशन हो रही थी तब अमन टेंशन में था और कुछ छुपाना चाहता था। इसीलिए अन्या उसे अपना नंबर देती है ताकि अगर उसे लगे कि वो कुछ कहना चाहता है तो वो उसे छुप कर पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि अमन कोई इंजेक्शन लेता है जो कि कोई ड्रग्स होता है। इससे दर्शकों के दिल में भी थोड़ी सी शक पैदा होती है कि कहीं अमन ने ही तो सच में सभी का कातिल नहीं किया है। ड्रग लेने के बाद वो पुरानी बातों को याद कर रहा था, तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो दोनों यानी अंशिका और अमन उस दिन मिले थे और उन दोनों में छोटी सी खिटपिट हुई थी कुछ पास्ट की बातों को लेके, जहाँ पे अमन अन्या को कुछ बताता है और अन्या उसे बताती है कि ये उसे पहले बताना चाहिए था, क्योंकि उन दोनों में ये डिसाइड हुआ था कि उन दोनों में कोई सीक्रेट्स नहीं रहेंगे। पर जब उसे पुलिस स्टेशन में ये बात पूछा गया था कि वो दोनों उस दिन मिले थे या नहीं, तब अमन ने इस बात को टाल दी थी और बोला था कि वो अंशिका से नहीं मिला था। इससे शक और भी बढ़ जाता है। फिर सीन वापस प्रेजेंट डे में आती है और कोई आके अन्या को ये बोलता है कि सीसीटीवी का फुटेज मिल गया है। जब वो देखने के लिए जाती है तब पता चलता है कि उस दिन कोई 1:29 पर वहां आया था बाइक पे। वो दरवाजा खटखटाता है और कोई दरवाजा खोलता भी है, लेकिन उसी वक्त
मोहल्ले में करंट चला जाता है और सीसीटीवी बंद हो जाता है, जिस वजह से लड़के का फेस तो नहीं दिखता है। अन्य उस ऑफिसर से बाइक का प्लेट का नंबर का स्कैन मांगता है, पर फ्लैशबैक में दर्शकों को ये दिखाया जाता है कि वो लड़का अंदर घुस के अपना हेलमेट हटाता है और वो और कोई नहीं, अमन है। एपिसोड की शुरुआत होती है अमन के साथ, जहां वो सिगरेट पीता हुआ नजर आता है। पुलिस का एक आदमी उसका पीछा करता है, पर वो बच के भाग जाता है। फिर वो जाता है कविता के पास, रजावत फैमिली की ओनली मेंबर जो कि उस हादसे में बच गई थी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पुलिस जोरदार से मुजरिम को ढूंढने की कोशिश कर रही है। इतनी सारी मर्डर एक साथ होने की वजह से पुलिस को ये लगता है कि ये जरूर कोई गैंग केस होगा, तो वो लोग इसके हिसाब से भी जांच करना शुरू करते हैं। वहाँ पे हमें महिपाल और गणेश को दिखाया जाता है, जो कि कुछ दिन पहले तक भी एक एक्टिव गैंग हुआ करता था, लेकिन पुजारा ने उन लोगों की मर्डर कर दी थी। पर उन लोगों के साथ राजावत फैमिली की कैसी कनेक्शन हो सकती है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। अन्या को ये केस बड़ी ही उलझी हुई लग रही थी। तब अन्या सोनू नाम की किसी को कॉल करता है और कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। उधर अमन जाके कविता से पूछताछ करता है कि उनके साथ किसी की पुरानी कोई दुश्मनी था या नहीं, या फिर ऐसा कोई भी वजह जिसके कारण ये हादसा हो सकता है। तभी बात होती है दौलत की। दौलत आदेश के पापा का दोस्त था। वो दोनों एक साथ राजस्थान के तितीर से दिल्ली आए थे। ऐसे ही बातों बातों में सीन शिफ्ट हो जाता है मर्डर से 11 साल पहले, जहाँ पे भुवन और उसके पापा घोड़सवारी के लिए निकले हैं। वो लोग चलते चलते बातें कर रहे थे। भुवन के पापा पहले पुलिस ऑफिसर थे और वो उसे घोड़ों के बारे में बता रहे थे। वो ये भी बोलते हैं कि उनका घोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं भाग पाता है, तो भुवन कहता है कि उसे पता है कि कैसे घोड़ाओं को भगाया जाता है। तभी बातों बातों में भुवन अपने पापा को ये बताता है कि दौलत भाई ने बोला है कि वो भुवन को उनकी नई दुकान की पार्टनरशिप देंगे। तो भुवन के पापा उसे हौसला देते हैं और इससे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। फिर भुवन अपने पापा को घोड़े पे बैठने के लिए कहता है और वो घोड़े को जोर से एक लात मारता है, जिससे घोड़ा काबू नहीं रखता और भुवन के पापा को गिरा देता है, जिससे उनके सर पे गहरी चोट आती है और उनकी डेथ हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद से भुवन खोया खोया रहने लगा और अपने आप को कोसने लगा। वो अपने पापा की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार समझने लगा। वो काम करता था दौलत के प्लाई की दुकान पे। उससे वहां पर कुछ गलतियां होने लगी, तो दौलत को लगा कि वो काम चोर बन गया है और वहां से पैसा हड़प रहा है, और वो भुवन को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। उसके बाप पे जाते हैं, जिससे भुवन को थोड़ा गुस्सा तो आता है, पर वो कुछ करता नहीं है। ऐसे ही खिटपिट में अचानक से दौलत ने भुवन को धक्का मार दिया और वो पाइप के ढेर में गिर गया। उससे भुवन को बहुत चोट आई और इसी हादसे में वो अपना बोलने की शक्ति गंवा दिया। इस वजह से रजावत फैमिली दौलत के नाम पे FIR दर्ज करते हैं। इसीलिए दौलत उनके घर जाते हैं, जिसपे वो बोलता है कि उनका सारा मेडिकल बिल वो पे कर देगा, बस वो लोग FIR हटा ले। पर भुवन इससे इनकार कर देता है और दौलत वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। इसके बाद उन सबको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, पर जब अंशिका की शादी अमन के साथ फिक्स हुई, तब दौलत का बेटा उसे तंग करने लगा था। हर रोज फोन करके हरास करता था। ये सब सुन के अमन को थोड़ा गुस्सा आता है, पर वो कुछ बिना बोले वहां से चला जाता है। अब सीन चेंज होती है प्रेजेंट डे पे, जहाँ पे अन्या को दिखाया जाता है। वो पार्क में जॉगिंग कर रही थी कि उसी समय उसे सोनू कॉल करता है। सोनू उसे कुछ पिक्चर्स व्हाट्सएप किया था और वो पिक्चर्स अन्या से डाउनलोड नहीं हो रहे थे, तो इसीलिए वो सोनू को मिलने के लिए बुलाता है और दोनों एक चाय के टपरी पे बैठ के ये सब डिस्कस करने लगे। तभी सोनू अन्या को बताता है कि आदेश के साथ पुजारी का कुछ जोरदार कनेक्शन था। सोनू कुछ पिक्चर्स इकट्ठा करते हैं जिसमें आदेश और पुजारी को एक साथ दिखाया जाता है। पिक्चर्स देख के तो ये लगता है कि सब कुछ ठीक ही था, पर बीच में कुछ हुआ जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अब इन सब के बीच में हमें जो दूध वाला एकदम पहले दिखाया गया था उसे फिर दिखाया जाता है, जो कि अन्या के पास आके ये कहता है कि उसने किसी को आदेश को धमकाते हुए देखा था, वो भी चाकू के साथ। वो जब ये सब बताता है तब अन्या
उसे गणेश और महिपाल का पिक्चर दिखाता है, जिससे वो एक जन को आइडेंटिफाई करता है। इसे पता लगता है कि आदेश की दोनों गैंग के साथ ही कुछ चल रहा था। इसके बाद हमें अमन को दिखाया जाता है, जो कि तितीर पहुंचता है। वहां पहुंचते ही वो हर जगह दौलत की बेटी को ढूंढने लगता है, यानी जयंत को ढूंढने लगता है। वो गांव वाले से पूछने लगता है कि जयंत कहाँ मिलेगा, और जब एक बुजुर्ग आदमी उसे पता दिखा देते हैं, तब वो चुपके से घर के अंदर घुस जाता है, जहाँ की कोई था नहीं। उसके बाद वो ऊपर छत पे जाते ही जयंत को देखता है, जो कि स्मोक कर रहा था, और उधर पहुंचते ही वो अपने आप को काबू में नहीं रख पाता है और जयंत के साथ हाथापाई में लग जाता है। उधर दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में पुजारा का एक आदमी को पकड़ा गया है। केस थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। एपिसोड शुरू होते ही हम अमन को देखते। अमन जयंत के घर पे था, जहां उसको होश आती है और जयंत उससे पूछता है कि वो कौन है और क्यों आया है, जिस पर अमन उससे पूछता है कि क्यों वो अंशु यानी अंशिका को तंग करता था। तब जयंत उसको अपनी और अंशिका की एक शादी की पिक्चर दिखाता है, जो कि बचपन में हुई थी, लेकिन अंशिका ये शादी को नहीं मानती थी। फिर अमन उसको बताता है कि इस शादी का कोई मायना नहीं होता है, लेकिन इसके लिए वो अंशिका को क्यों मारेगा, वो भी पूरे परिवार को। ये बात जयंत को पता भी नहीं थी और न्यूज़पेपर देखकर वो रोने लगता है, जिससे अमन को ये लगता है कि जयंत ने अगर मर्डर किया होता तो वो ऐसे रो नहीं पाता। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है उन गुंडों पे, जिन्हें पिछले एपिसोड में अन्य और उसकी टीम ने पकड़ी थी। वो लोग पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं, जहां उनसे पूछताछ की जाती है। वो सब असल में महिपाल के आदमी होते हैं। अन्य उससे पूछती है कि उनके साथ आदेश का क्या कनेक्शन है, तो वो बताते हैं कि आदेश को उन्होंने 1 साल पहले ही बस एक बार धमकाया था, क्योंकि उसने महिपाल से 20 लाख रुपए उधार लिए थे, जो कि वो लौटा नहीं रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद उसने वो दे दिया था और वो लोग तब से उससे कोई रिश्ता नहीं रखे हैं। ये सारी इंसिडेंट्स फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ की भुवन को फोकस किया जाता है। ये बात केस के लिए बहुत ही बड़ी क्लू बन जाती है। फिर हम अन्या को देखते हैं उसके घर जाते हुए, जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड दारू पी के सो रहा होता है। ये देखकर अन्या इरिटेटेड हो जाती है और उन सब चीज़ों को डस्टबिन में डाल देती है। फिर दूसरे दिन उसके सुपरवाइजर उसको अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे केस की हालचाल पूछते हैं, जिसमें अन्य उन्हें ये बताती है कि ये कोई गैंग से रिलेटेड नहीं है। वो फिर से एक बार केस सीन पर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो कुछ ज़रूरी चीज़ नज़रअंदाज कर रही है, और वो वहीं पर उस प्लम्बर को भी बुला लेते हैं, जो कि किशन नगर के ज़्यादातर घरों में काम करता था और कुछ ही दिन पहले रजावत फैमिली में काम करके गया था। फिर वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और जाँच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। उधर उस वक्त अमन भी आया होता है, जो कि आसपास के लोगों से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसको ये पता चलता है कि घर में आज तक कोई पड़ोसी अंदर नहीं गए हैं, सिवाय कुछ बच्चों के। अन्या इस बीच जब अपने घर गई थी, तो उसकी बॉयफ्रेंड वहाँ अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है, जो देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वहाँ से सभी को जाने के लिए कहती है। उसके बाद जब वो सो रही थी, तो उसे भी कोई सपना आता है, जहाँ 2 लड़की खेल रहे थे, मजे कर रहे होते हैं, पर एक लड़की हमेशा किसी मुसीबत में पड़ जाती थी और ये देखकर उसकी नींद टूट जाती है। दूसरे दिन अन्या क्राइम सीन पर पहुंच जाती है और उनके घर को अच्छे से छानबीन करती है और उन्हें बहुत ही एक अजीब सी चीज़ नोटिस होती है। उस घर में सब कुछ 11 था, दरवाज़ा, खिड़की, बेड्स, रॉड्स, सब कुछ। यहाँ तक कि वो जो प्लम्बर कुछ दिन पहले पाइप्स लगा कर गए थे, वो भी 11 ही थे। कुछ पाइप नीचे की तरफ मुड़े हुए थे और कुछ पाइप सीधे थे। पुलिस को लगता है कि इसमें भी कोई मिस्ट्री छुपी होती है। पुलिस स्टेशन जाके जब वो लोग और भी छानबीन करते हैं, तब पता चलता है कि वो प्लॉट भी 11 नंबर ही था और अंशिका की शादी भी नवंबर यानी 11वें महीने में ही फिक्स हुई थी। और उन्हें लगता है कि इन मर्डर के साथ किसी बाबा की कनेक्शन है। जिसके बाद वो लोग अंशिका की सगाई की पिक्चर्स देखते हैं, जहाँ से उन्हें कोई चमत्कारी बाबा का क्लू मिलता है। वो लोग इस बाबा के आश्रम में रेड मारने की सोचते हैं, लेकिन उनमें से एक कांस्टेबल ये खबर मीडिया के सामने लीक कर देता है, जिससे ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है और वो बाबा आश्रम से भाग जाता है। जब पुलिस उसके आश्रम में पहुंचते हैं, उन्हें उसके रूम में एक बकरी मिलती है,
उस बाबा के कुछ भक्त ये बोलते हैं कि बाबा ने अपना रूप बदल लिया है, लेकिन अन्या ये सब चीज़ पर विश्वास नहीं करती है। पुलिस स्टेशन में ये वापस आकर अन्या सभी को बहुत डांटती है, क्योंकि उसे पता है कि उन्हीं में से कोई ये खबर लीक किया था और इसी वजह से वो बाबा उनके हाथ से बच गया। और अगर ये पता चलता है कि ये काम किसने किया है तो वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के रखे, यानी उसको सस्पेंड किया जाएगा। पुलिस को पता चलता है कि वो बाबा कानपुर में हैं, पर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब वो वहाँ से निकल चुका होता है। फिर एक कैब ड्राइवर से पता चलता है कि वो एक दुकान पे फ़ोन रिचार्ज करने के लिए रुका था, लेकिन वो एक्चुअली में सिम खरीदा था और उसने उसको चंडीगढ़ पे छोड़ा था। फिर वो लोग उस फ़ोन की दुकान में जाकर नया नंबर ले लेते हैं और उस न्यू नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं और उन्हें ये फ़ोन का कनेक्शन एक होटल में मिलता है और वो लोग जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाते हैं। वो लोग वहाँ से उसको पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं कि उसके साथ राजावत की क्या कनेक्शन थी। अन्या जब उस बाबा से पूछताछ कर रही थी, वो बाबा भी उसको सब सच सच बता देता है। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। एक दिन भुवन उसके आश्रम में गया था और वहाँ वो उसको सब कुछ बताता है कि कैसे उसके पापा की मृत्यु हुई और कैसे उसकी गलती की वजह से सब कुछ हुआ था और पापा के जाने के बाद कैसे उसकी पूरी लाइफ बिखर गई। उसे हर रोज सपने आते थे और सपने में उसके पापा उसे ये कहता था कि वो सब ठीक कर देंगे। दौलत के साथ उसका दूसरा झगड़ा होता है और कुछ ही दिनों के बाद दौलत की नई दुकान में आग लग जाती है और उसी रात उसको फिर से सपना आता है जहाँ पर उसका पापा कहता है कि मैंने कहा था ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। भुवन तब बताता है कि पहले उसको हर रोज पापा के सपने आते थे, लेकिन अब नहीं आते और उससे उसको बहुत दुख होती है और उसको ये लगता है कि उसका पापा उसको छोड़ के चले गए हैं। यहाँ तक कि वो हर रोज सपने में भी उन्हीं को ढूंढते हैं जहाँ उनकी मौत हुई थी। भुवन हर रोज अपने पापा की पूजा करता था, पर एक दिन उसकी मम्मी उसे ये सब करने के लिए मना करती है, जिस पर भुवन उसके पापा की आवाज़ में बोलने लगता है और वो मम्मी से ये कहता है कि विजू, भुवन को कुछ मत बोल, वो सभी के भलाई के लिए कर रहा है। ये देखकर सब कोई चौंक जाता है कि भुवन फिर से बात करने लगा है और वो भी दादाजी के आवाज़ में, और जैसे ही उसका बात खत्म होता है वो बेहोश हो जाता है। डॉक्टर उसकी चेकअप कर रहे होते हैं। फिर सीन कुछ दिन बाद की दिखाई जाती है और वहाँ भुवन की बीवी उसकी ननद के साथ बात कर रही होती है, जहाँ वो लोग अंशिका की जॉब को लेकर बात कर रहे थे। फिर भुवन अपनी दीदी के पास जाता है तो उसे भी वो यही बताती है कि अंशिका की कहीं जॉब नहीं लग रही है, जिससे भुवन कहता है कि नेक्स्ट वाले में हो जाएगा। ये सब कुछ अभी फ्लैशबैक में दिखाई जा रहा था। बीच बीच पे हमें प्रेजेंट सीन भी दिखाई जाती है ताकि ऑडियंस को समझ आए कि ये फ्लैशबैक चल रहा है। वो बाबा कहता है कि भुवन उसकी फैमिली को बताता है कि उसको सपने में पापा ने ये कहा है कि उन्हें एक नए घर में शिफ्ट होनी चाहिए, जिसके बाद वो भोजीपुरा से किशन नगर शिफ्ट हो गए। नए घर में भी कुछ ठीक नहीं था। अंबर का एडमिशन भी कहीं नहीं हो रहा था, जिससे घर का माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ था। एक दिन भुवन, आदेश और बच्चे झील में नहाने के लिए जाते हैं, लेकिन भुवन किनारे पे बैठा होता है। आदेश उसे ये कहता है कि उसको भी नहा लेना चाहिए और पहले तो उसको पानी बहुत पसंद हुआ करता था। फिर भुवन नहाने जाता है और तभी उसको एक नर्वस ब्रेकडाउन होती है, जहाँ वो अपने पापा को ढूंढ रहा होता है और वो डूबने वाला होता है और तभी उसको उसके पापा दिखाई देते हैं और वो डूबने से बच जाता है। और इसके बाद सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अंशिका को जॉब लग जाती है, अंबर का एडमिशन हो जाता है, भुवन अपना पेंट का दुकान खोलता है और उसको ये लगता है कि इन सब के पीछे उसके पापा की वजह है, पर ये सारी बातें अन्या को उलझा देती है। इसके बाद हम देखते हैं अन्या को, जो कि अपने होटल रूम में होती है और वो सोई थी और वो धीरे धीरे उठकर खिड़की से बाहर देखती है, जहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है और वो डूब रही होती है। और ये देखकर अन्या को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वो चीखने की कोशिश करता है पर कुछ आवाज़ बाहर नहीं आता है। उसके बाद अन्या की नींद फिर से टूट जाती है और उसे ये रियलाइज़ होता है कि वो फिर से एक सपना देख रही थी। इसके बाद वो अपने फ़ोन में माँ का मिस्ड कॉल देखकर उन्हें कॉल बैक करती है और थोड़ी देर जनरली बात करती है। नेक्स्ट दिन अन्या एयरपोर्ट में अपनी टीम के साथ बैठी होती है और वो चाय पानी कर रहे थे। तभी अन्या उस सुबोध से पूछता है कि तुम ये बाबाओं के पास क्यों जाते हो, जिस पर वो कहता है कि बीवी को खुश रखने के लिए।
फिर हम पुलिस स्टेशन पर वो ऑफिसर देखते हैं जो कि मीडिया के सामने खबर लीक किया था। वो लोग अन्य को लेके मजाक उड़ा रहे होते हैं। इसके बाद अन्य जब वापस घर आती है तो उसे ऐसा लगता है कि घर में कोई नहीं है और वो सीधा बाथरूम में जाती है। बाथरूम में जाते ही उसको ऐसा लगता है कि बेडरूम में कोई है और वो जब झांक के देखने की कोशिश करता है तो उसे उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरी लड़की के साथ दिखाई देता है, जिसके बाद उन दोनों में एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जहां अन्या का बॉयफ्रेंड ये कहता है कि वो इतना अपसेट क्यों हो रहा है जबकि उन लोगों के बीच अभी कुछ बचा ही नहीं। और फिर वो ये कहता है कि वो ये घर छोड़ के चला जाएगा और अन्या भी इस बात पे कुछ नहीं बोलती है। फिर दूसरी तरफ अमन उस बच्चे से मिलता है जिसका नाम किशोर होता है और इस बच्चे को हम पहले एपिसोड्स में भी देख चुके हैं, जो क्राइम सीन पर और बाद में पुलिस स्टेशन में भी आया था। और अमन इस बच्चे से उनके फैमिली के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा था। तब वो बच्चा उससे ये कहता है कि भुवन अंकल पे दादाजी आते थे, जो सुनकर अमन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। इधर अन्या को उसके सुपरवाइजर बुलाते हैं और उससे बात करते हैं। वो उसको डांट रहे थे क्योंकि वो आते वक्त फ्लाइट से आई है और ये खर्चा उनके डिपार्टमेंट को ही करना पड़ेगा और इस बारे में अन्या को उसके सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन वो इस बारे में केयरलेस थी। फिर वो अन्या से ये पूछते हैं कि क्या वो अन्या की हेल्प करने के लिए किसी सीनियर को उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए कहेगा, जिस पर अन्या कहती है कि वो परमानेंटली तो फिर ये केस ट्रांसफर कर देगी और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर अमन चुपके से उनके घर के अंदर जाता है और घर में कुछ ढूंढने की कोशिश करता है कि तभी उसको पुलिस पकड़ लेती है और उसको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। और वहाँ पहुँचते ही वो उससे पूछताछ करते हैं, वो वहाँ क्यों गया था, किस लिए गया था, ये सब कुछ पूछते हैं, जिस पर वो कहता है कि वो बस देखने के लिए गया था और कुछ नहीं। तभी पुलिस उसको धमकाता है और उसको एक पिक्चर दिखाती है जो कि मर्डर की रात के सीसीटीवी फुटेज से ली गई थी। उस पिक्चर में अमन की बाइक दिखाई जाती है जो कि रजावत फैमिली के दरवाजे के बाहर खड़ी होती है। फिर अमन डर से सब सच बोल देता है कि कैसे मर्डर वाले दिन उसके और अंशिका के बीच झगड़ा हुआ था और वो उससे मिलने नहीं आई थी। उस दिन अमन एक होटल बुक किया था और उसको लगा कि अंशिका को ये बात अच्छी नहीं लगी और इसीलिए वो नहीं आई। तो अकेले में बात करने के लिए और उसको मनाने के लिए वो उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाते ही वो ये सब देखता है और बहुत डर जाता है, इसीलिए वो वहां से भाग जाता है। घर आने के बाद अन्या अपने केस ट्रांसफर के लिए लेटर लिख रही होती है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आती है और वो ऑफिस में कॉल लगाता है और वो ऑफिसर से ये पूछता है कि रजावत फैमिली की पुरानी एड्रेस कहाँ थी और जल्द से जल्द वो वहाँ पहुँचती है। वहाँ जाके थोड़ा कुछ देखने के बाद वो फिर से पुलिस स्टेशन वापस आती है और भुवन के पापा की यानी जवाहर सिंह की रजिस्टर्स खोल के देखते हैं। इसके बाद वो नोटिस करते हैं कि वो रजिस्टर्स 2008 से लिखी गई है और उसी साल रजावत फैमिली भोजीपुरा से किशन नगर शिफ्ट हुई थी। इसका मतलब ये सारे रजिस्टर्स भुवन ने लिखा है, जवाहर सिंह बनकर। इसके बाद अन्या रजावत के घर जाती है और बाकी के रजिस्टर्स ढूंढने की कोशिश करती है और फाइनली वो रजिस्टर्स उसे मिल जाती है जो कि उनके पालतू कुत्ते की बेड के नीचे थी। अन्या उसके सुपरवाइजर को कॉल करके ये बताता है कि उसको केस में कुछ लीड मिले हैं। उनको 9 रजिस्टर्स मिले हैं रजावत के फैमिली से, जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस थी जो कि इस केस के लिए बहुत ही ज़रूरी था। इसके बाद पूरे एपिसोड में पास्ट और प्रेजेंट में एक ड्विडलिंग इफेक्ट दिया जाता है, जहाँ पे अन्या और उसकी टीम रजिस्टर्स पढ़ रहे होते हैं और पढ़ते पढ़ते वो लोग पास्ट में हमको ये दिखाया जाता है कि उस दिन एक्चुअली क्या हुआ था। पहला इन्फॉर्मेशन जो उन लोगों को मिलता है वो है पेज 61 में। 16 मार्च को भुवन उसकी वाइफ को ये बताता है कि वो तैरते तैरते उसके साथ क्या हादसा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि पानी के नीचे से उसको कोई पकड़ के रखा है, लेकिन अचानक से उसको छोड़ दिया गया और उसको ये लगता है कि ये और कोई नहीं उसके पिताजी ही थे। फिर अप्रैल 2017 से उसको और एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ पे भुवन अपने परिवार वालों को बताता है कि मंत्र क्यों पढ़ना चाहिए और उसके पिताजी की पूजा भी क्यों ज़रूरी है। नीचे बैठकर अंशिका ये सब नोट कर रही थी उन्हीं रजिस्टर्स में। इधर प्रेजेंट में दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि वो तो पुलिस ऑफिसर जो शुरुआत से बच्चे को डराते आया और जिसने वो प्रेस के सामने खबर लीक किया था, वो सबूत को प्रेशर करते हैं ताकि वो रजिस्टर्स चुरा के लाए, ताकि वो अपने फोटोकॉपीज उसको दे सके।
और ये बात वो फिर से मीडिया को देकर बहुत पैसे कमाएंगे। लेकिन सबूत पहले राजी तो नहीं होता है। ये देखकर एक सीनियर ऑफिसर उसको डराता है और ये बोलता है कि तुम्हारा प्रमोशन अटक जाएगा अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो। और इसे सबूत डर के रजिस्टर्स ढूंढने लगता है। फिर हमें पास्ट की इंसिडेंट दिखाई जाती है जहाँ पर आदेश की बीवी सबके लिए मिठाई लाता है, लेकिन आदेश उसकी मम्मी को खाने से मना करता है क्योंकि उन सबको लगता है कि उसकी मम्मी को डायबिटीज़ है। ये देखकर भुवन को थोड़ा बुरा लगता है। बाद में जब सब कोई खाने बैठे थे तब भुवन की वाइफ और उसकी माँ डॉक्टर के पास से ही आ रहे थे और भुवन की वाइफ सबको बताती है कि मम्मी की डायबिटीज़ रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और ये सुनकर भुवन उसको बहुत सारे मिठाई खाने के लिए देती है। भुवन सबको ये बताना चाहता है कि ये सब उसके पापा के लिए हुआ है। उसके पापा उन सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसके पापा जो भी बोलते हैं वो मिल जाता है। फिर हमें और एक रिकॉर्ड दिखाई जाती है जो कि 2017 जुलाई से है। फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि भुवन के परिवार उसके थ्रू उसके पापा से बात करना चाहते हैं और यहाँ पे उसके पापा यानी भुवन, जो कि उसके पापा की आवाज़ में बात कर रहा था तब, वो कहते हैं कि भले वो मर क्यों ना गए हों लेकिन तब भी वो उनका ख्याल रखेंगे और उन पे कोई आँच नहीं आने देंगे, वो सब ठीक कर देंगे। लेकिन वो इनसे ये कहते हैं कि उनको हमेशा एक साथ रहना पड़ेगा क्योंकि वो लोग 11 मेंबर्स हैं और वो ये कहते हैं कि 11 में ही ताकत है। इधर प्रेजेंट में ये दिखाया जाता है कि सुबोध रजिस्टर्स ढूंढते हुए अन्या के ऑफिस में आया है, लेकिन जब वो रजिस्टर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था तभी अन्या रूम में आ जाती है और उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो सुबोध कुछ बहाना बोल देता है। फिर वो अन्या से पूछता है कि क्या वो उसका कुछ मदद कर दे ताकि उस बहाने से भी वो रजिस्टर्स चुरा सके। लेकिन अन्या उसे बोलती है, क्यों, तुम्हारे कोई काम नहीं है? जो सुनकर सुबोध थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर अन्या के सुपरवाइजर उसको अपने ऑफिस में बुलाते हैं जहाँ पे वो उसका मुलाकात एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कराते हैं और वो कहते हैं कि ये तुम्हारे केस में मदद करेंगे। ये केस को एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी देखना ज़रूरी है, जिससे अन्या राज़ी हो जाती है। वो साइकोलॉजिस्ट कहता है कि ये रजिस्टर्स को हैंडराइटिंग टेस्ट के लिए भेजना चाहिए ताकि उनको एक क्लियर आइडिया मिले। फिर अन्या वापस आती है रजिस्टर्स पढ़ने के लिए, लेकिन वो रजिस्टर्स उसको कहीं नहीं मिलते हैं। तभी सबूत आके उसको वो रजिस्टर्स वापस देता है और सब कुछ कह देता है कि क्यों उसने रजिस्टर्स लिया था, जिसके बाद अन्या बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बाकी 2 पुलिस ऑफिसर्स को बुलाकर बहुत डांटती है। वापस मिलने पर अन्या उस रजिस्टर्स को अपने घर लेके जाती है पढ़ने के लिए। यहाँ पे वो 2017 अगस्त की एक रिकॉर्ड पढ़ती है जहाँ पे भुवन की एक दोस्त के बारे में बताया जाता है। वो यूएसए से बस कुछ ही दिनों के लिए यहाँ आया था। वो भुवन से मिलता है और भुवन यहाँ पे उसको ये बताता है कि उसके साथ आजकल क्या चल रहा है। तभी वो अपने पापा के बारे में भी बताता है, जो सुनकर उसका दोस्त उसको ये सजेशन देता है कि उसे एक बार साइकियाट्रिस्ट दिखा लेनी चाहिए। उसका दोस्त का बात सुनकर वो लोग जाते हैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास सजेशंस लेने और वो साइकियाट्रिस्ट को सब कुछ खुल के बताता है। ये सब सुनकर वो उसको कुछ दवाई भी देता है। घर आके जब वो अपनी बीवी को ये सब बताता है तब उसकी बीवी बोलता है कि अगर पापा गुस्सा हो गए तो, और वो इस चीज़ को अच्छी तरह से नहीं लेती है, जिसमें भुवन कहता है कि वो बस अपने दोस्त के मन रखने के लिए चला गया था पर वो कोई भी दवाई नहीं देगा। और यही सब बोलकर वो सोने चले जाते हैं। इधर अन्या और उसकी टीम थोड़ी कंफ्यूज होती है क्योंकि ज़्यादातर रजिस्टर्स में बहुत सारे संस्कृत मंत्र लिखे हुए थे जो कि उनसे पढ़ा नहीं जा रहा था। तभी अन्या एक जन का मदद लेने का सोचती है। वो और कोई नहीं, उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। जब वो उससे मिलने जाती है तो देखती है कि वो क्लास में है और वो किसी फिल्म और डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात कर रहा था। उसके क्लास के बाद वो लोग बैठकर बात करते हैं और तभी अन्या उसको बताती है कि उसको किसी चीज़ में उसका मदद चाहिए और अन्या उसको सब कुछ डिटेल्स में बताती है। तभी वो पूछता है कि वही क्यों। तब अन्या बताती है कि इस काम के लिए कोई भरोसामंद चाहिए और क्योंकि उसने संस्कृत स्क्रिप्चर्स में पहले काम किए हैं इसीलिए वो इसी के पास आना सही समझी और इस बात पे वो हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाता है। उधर फॉरेंसिक लैब से खबर आती है कि 11 फैमिली मेम्बर्स की डेथ एकदम एग्जैक्ट सेम तरीके से हुई है। जो स्टोन्स देख के लग रहे थे कि वो लोग सुसाइड किए हैं
एक्चुअली में वो सब ज़बरदस्ती गिराए गए थे और उनकी मौत एकदम ही सेम टाइम पर हुई है। 2017 की और एक रिकॉर्ड में ये मिलती है, आदेश का बिजनेस कुछ खास नहीं जा रहा है और वो एक न्यू बिजनेस खोलना चाहता है। जो सुनकर भुवन कहता है कि वो पापा से पूछ कर बताएगा। इससे ऑडियंस को ये समझ में आता है कि कैसे उन लोगों के हर एक काम, हर एक डिसीजन में वो उनके पापा के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे। उसी सेम रजिस्टर से कुछ दिन बाद का और एक अकाउंट मिलता है। वहाँ से पता चलता है कि उस बीच भुवन तितीर गया था उनके पुराने घर पे। वहाँ जाके वो अलमारी से कुछ सामान निकाल रहा था। सामान ढूंढते ढूंढते उसे एक पेपर रोल मिला, जो खोल के वो पढ़ना शुरू किया और तभी शीन शिफ्ट हो जाती है। भुवन घर आके उसके भैया को ये बताता है कि पापा की पूरी सहमत है आपके इस न्यू बिजनेस के साथ। जो सुनकर आदेश खुश हो जाता है, लेकिन तभी भुवन उन सबको और एक बात बताता है। भुवन कहता है कि उनके पापा ये चाहते हैं कि वो एक रस्म पूरी करे, जो कि एक बहुत ही पुरानी रस्म है जिसका नाम है अक्षय साधना। इस साधना के मदद से कोई भी काम जो कि नामुमकिन है वो भी मुमकिन में बदल जाता है। भुवन घर में सभी को कन्विंस करता है और बार बार कहता है उनके पापा ने कहा है कि अगर वो उन पे विश्वास करते हैं तो उन्हें ये करना चाहिए, इससे उनकी भलाई होगी। ये सब सुनकर पूरी की पूरी फैमिली एकदम शॉक्ड हो जाती है और वो कंफ्यूज्ड भी होते हैं कि उन्हें ये करना चाहिए या नहीं। ये पढ़कर अन्या को एक फिर से फ्लैशबैक आता है। पहले के सीन में हम ये देखते हैं कि रजावत फैमिली गाड़ी में कहीं जा रही होती है और आदेश को, जो कि ड्राइव कर रहा होता है, थोड़ी सी नींद सी आती है और अचानक से उसकी बैलेंस हट जाती है और वो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो लोग गिरते गिरते बच जाते हैं। एक ब्लॉकर से उनका गाड़ी रुक जाता है। तभी भुवन अपने पापा की आवाज़ में बात करना शुरू करता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। फिर भुवन कहता है कि पापा है, वो यहीं पर है और वो हमारी रक्षा ज़रूर करेंगे। इसके बाद हमें थोड़ा सा रिकैप दिखाया जाता है, यानी जहाँ कहानी खत्म हुई थी उससे थोड़ी पहले की कहानी भी दिखाई जाती है। भुवन अपनी बीवी को बता रहा होता है कि पापा उन लोगों को साधना करने के लिए बोले हैं, लेकिन ये बात वो सबको बता नहीं पा रहा था। कुछ दिन बाद आदेश यानी उसका बड़ा भाई कुछ लोन लेने की बात करता है, क्योंकि वो नया बिजनेस खोलने की सोच रहा है। जो सुनकर भुवन थोड़ा हिचकिचाता है, क्योंकि ये उतनी ही बड़ी रकम की बात है, और कहता है कि वो पापा से पूछ कर बताएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अंशिका के लिए रिश्ता आती है, जो कि अमन ही होता है। और जैसे ही वो दोनों मिलते हैं, अंशिका और अमन धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और रिश्ता पक्का समझा जाता है। भुवन अमन से पूछता है कि उससे एक लोन चाहिए, ये कहाँ से लेना सही होगा उसके बारे में वो उससे सलाह मांगते हैं, क्योंकि वो बैंक में ही नौकरी करता है और उससे इन सब के बारे में ज़्यादा पता होगा। और इसमें अमन कहता है कि कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे ही बैंक पे आइए, हम करवा देंगे। कुछ ही दिनों बाद 20 लाख का लोन पास हो जाता है। आदेश इस बात से बहुत खुश हो जाता है। उधर अंशिका भी अपने शादी की तैयारी करती है। घर वाले उसके मांगलिक दशा छुड़ाने के लिए उसको एक वीर के साथ विवाह दे देते हैं और पूजा करवाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में भुवन के दिमाग से लोन की बात हटती नहीं है। वो भैया से कहता है कि पापा खुश नहीं हैं, अगर ये लोन चुकता नहीं हुआ तो वो लोग सारे रास्ते पे आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पापा का ही घर गिरवे रखकर ये लोन लिया है। ये सुनकर आदेश की बीवी कहती है कि पापा जरूर कुछ करेंगे, क्योंकि इतने दिनों से उन्होंने उनका रक्षा किया है, तो इस बार भी वो जरूर करेंगे और सब कुछ ठीक ही होगा। एंड प्रेजेंट जब अन्या रजिस्टर्स पढ़ रही थी तो उसकी मम्मी कॉल करती है और कहती है कि अन्या कॉल क्यों नहीं करती है और ना ही रिसीव करती है, वो ठीक है या नहीं, ये सब पूछती है। तो अन्या उसकी मम्मी को केस के बारे में थोड़ा सा बताती है, जो सुनकर उसकी मम्मी कहती है कि केस बिल्कुल तेरे जैसा ही है, तुझे भी तो सपने आते हैं। ये सुनकर अन्या अपने फ्लैशबैक में चली जाती है और हम दोनों बच्चों को देखते हैं जो खेल रहे होते हैं। फिर एक जन डूब रहा होता है तो कभी एक जन एक घर में जाकर कुछ ऐसा देखता है कि चिल्लाने लगता है। फिर अचानक से अन्या को रियलाइज होते ही वो फोन काट देती है और हम फिर से भुवन की स्टोरी में आ जाते हैं। यहाँ वो अपने परिवार वालों को बताता है कि कैसे अक्षय साधना की जाती है और उन्हें ये करना पड़ेगा। पिछले दिन रात को उसके पापा सपने में आए थे, जो कि बहुत तकलीफ में थे।
और उन्होंने ये कहे कि अगर वो ये साधना कर लेते हैं तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। भुवन फिर उन्हें प्रोसेस समझाता है। वो कहता है कि उनको बस गले में फांसी डालकर स्टूल पर खड़ा रहना है और मंत्राचांट करना है। सामने एक पानी भरा कटोरी रख दिया जाएगा, जिसका पानी का रंग लाल हो जाए तो उनके पापा उनसे मिलने के लिए आएंगे, उन्हें साक्षात दर्शन देंगे। लेकिन उन्हें ये भी याद रखना पड़ेगा कि यही पापा का आखिरी दर्शन होगा और इसके बाद वो कभी नहीं आएंगे। ये सब सुनकर वो सब थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन वो राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर इससे पापा को मुक्ति मिलती है तो ये भी सही, पर बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते। लेकिन भुवन कहता है कि 11 जन का होना बहुत जरूरी है और पूरे परिवार को भी रहना पड़ेगा। तभी बच्चे भी कहते हैं कि वो भी उसे करना चाहते हैं। फिर वो लोग तैयारी करते हैं, एक तरफ एंगेजमेंट की और दूसरी तरफ साधना की। एंगेजमेंट की तैयारी करते वक्त भुवन की बीवी कहती है कि वो अंशिका की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे, लेकिन भुवन कहता है कि बस घर वालों को ही बुलाएंगे और किसी को भी ये रजिस्टर्स के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। बाद में भुवन वो रजिस्टर्स उनके कुत्तों के बेड के नीचे छुपा देता है। एंगेजमेंट होने के ठीक 1 हफ्ते बाद वो लोग साधना के लिए रेडी होते हैं। उस दिन रात को वो लोग सब नए कपड़े पहनकर नीचे आते हैं और भुवन सारी तैयारी करके रखता है। वो लोग एक एक करके फंदा डालकर अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और मंत्राचांट करना शुरू करते हैं। भुवन की मम्मी उतना देर खड़ी नहीं हो पाएगी, इसीलिए उनको अपने घर में बैठे बैठे ही करने के लिए दिया गया। कुछ देर बाद भुवन को ऐसा लगता है कि उनके पापा आए हैं और वो आंख से पट्टी हटाकर देखता है, पर उसे कुछ नहीं दिखता है और वो कटोरे का पानी भी लाल नहीं हुआ है। ये देखकर भुवन टूट जाता है और कुछ देर सोचने के बाद उसे ऐसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ ठीक से नहीं किया है, इसी वजह से पापा नहीं आए हैं। उसको ये लगता है कि दोबारा कोशिश करने पर वो आ जाएंगे और उसे अपनी पापा की आवाज़ सुनाई देता है कि मुझे इस बार निराश मत करना। इधर प्रेजेंट में अन्या को रजिस्टर के अंदर से एक टिकट मिलती है और वो अमन को साथ लेकर निकल पड़ती है तितीर जाने के लिए। वो साइकोलॉजिस्ट को भी वहीं बुला लिया जाता है। वहां जाकर पूरी की पूरी टीम बिछड़ कर एक एक रूम सर्च करने लगते हैं। अन्या ऊपर वाले कमरे में जाती है और ऐसे वक्त बहुत बारिश भी हो रही होती है। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है, लाइट जलकर वो अलमारी में ढूंढने की कोशिश करती है और वहीं पर उसको एक पेपर रोल मिलती है। इसी पेपर में वो साधना के बारे में लिखा हुआ था, पर ये सब कुछ संस्कृत में लिखा हुआ आता है, जिस वजह से उसको सब कुछ समझ में नहीं आता है। और इसकी पिक्चर वो अपने एक्स को भेजता है, जो देखकर वो कहता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। फिर अन्या जो स्क्रिप्ट के पीछे पेड़ देखती है, उससे उसको कुछ समझ में आती है और वो तुरंत बाहर चली जाती है। और हम फिर से फ्लैशबैक में चले जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि भुवन अपने माँ के रूम में जाती है और वो अपने पापा की आवाज़ में उनसे बात करता है और वो अपनी मम्मी से कहता है कि विजू, मुझ पे भरोसा रखो, मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। पेड़ से एकदम जड़ों जैसा लटकना होगा, वरना यह साधना पूरी नहीं होगी। जिसपे उसकी मम्मी हाँ कर देती है। फिर भुवन जाके अपनी बीवी को ये बताता है कि उन्हें एकदम जड़ों जैसे पेड़ से लटकना होगा, जो सुनकर वो डर जाती है, पर वो कुछ भी बोलती नहीं है। फिर भुवन एक रस्सी लेके सबके चेयर के साथ बांध देता है और अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है और रस्सी को जोर से खींच देता है। तभी एक साथ सारी स्टूल गिर जाती है और सभी को बहुत तकलीफ होने लगती है। भुवन भी सांस लेने के लिए छटपटाता है, लेकिन तब और कोई रास्ता नहीं होता। वहाँ पे ना ही उसका पापा आता है और ना ही वो लोग बच पाते हैं। उधर उसकी मम्मी ये प्रेशर ना झेल पाने की वजह से फंदा निकालने की कोशिश करती है और वो गिर जाती है और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। इसी तरह पूरी की पूरी फैमिली की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अन्या और वो साइकोलॉजिस्ट केस को बाकियों को समझाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट ये कहता है कि अभी भी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ की बात करना एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बात अन्या को सोचने के लिए मजबूर कर देती है। और इन सब चीज़ों के बाद फिर जब वो लोग वापस आ रहे थे तो गाड़ी में ही अन्या अपने लिए एक अपॉइंटमेंट बुक करते हैं एक साइकियाट्रिस्ट के साथ। और इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सीरीज़, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे नई नई कहानियाँ लेके आपके पास आते रहें। और इसी के साथ आज के लिए अलविदा कहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।